अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों फैमिलीज़ की नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर लिया है। अब हमने वन बाय वन हर एक के लिए अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखने हैं और हमने इनके जनरल केमिकल रिएक्शंस देखने हैं। तो हमने आज कौन सी चीज़ डिस्कस करनी है? जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। पहले आप अल्केन्स का जनरल फार्मूला देख लें कि इसका जनरल फार्मूला मीन्स कि ये पूरी क्लास जिसको आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है होमोलोगस सीरीज़, यानी उसमें पूरी क्लास एक ही फार्मूले से डिस्क्राइब हो जाती है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने कार्बन एटम्स हैं उससे डबल हाइड्रोजन करके उसमें 2 और ऐड करें तो फिर इसका जनरल फार्मूला बनता है। जैसे मीथेन है, एक कार्बन है, एक कार्बन का डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो इसका जनरल फार्मूला क्या हुआ? CnH2n+2। तो CH4 मीथेन, 1 कार्बन 2 × 1 = 2 + 2। तो ये इस तरह आप किसी भी जो है इसके मेंबर का आप फार्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहें कि हमारे पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है ना? तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे? C के साथ 4 और H के साथ क्या लिखेंगे? 4 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 + 2 करेंगे 10। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है? ब्यूटेन। तो इसी तरह आप इसका कोई भी मेंबर इस फैमिली का लिख सकते हैं इस जनरल फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो अब और ये भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है कि इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है अल्केन्स में? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या है कि कार्बन 4 एटम्स के साथ लिंक होता है और एंगल उसमें कितना होता है? 109.5। और आपको पता है कि एक सर्कल में 360 एंगल होता है, तो चारों हाइड्रोजन एक सर्कल में नहीं आ सकते क्योंकि 109.5 एंगल जो है वो 4 टाइम रिपीट करेंगे तो 400 से अबव हो जाता है। तो इसलिए ये वाला एक हाइड्रोजन जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है, या ये इस तरह ऊपर होता है या ये नीचे होता है। इसका मतलब है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है जनरल जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब हमने इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन करने हैं कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमने बनाना क्या है। हम इसमें कौन सी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हैं? अल्केन्स की। तो अब अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? हम पहले इसका जनरल फार्मूला, यानी जैसे आप लिखते हैं ना CH4, ये तो मीथेन के लिए है। अगर आप सिंपली लिखें R होता है अल्काइल ग्रुप के लिए और साथ H लिख दें तो ये जनरल फार्मूला हो जाता है। जैसे आपके पास है CH3 और H, ये किस चीज़ का है? मीथेन। और अगर आप लिखें मिथाइल के साथ हाइड्रोजन, मीथेन, और C2H5 इथाइल, अगर इसके साथ एक हाइड्रोजन है तो ये C2H6 ईथेन। ठीक है, तो अब हमने बनाना क्या है? RH। ठीक है, तो इसके लिए हमने डिफरेंट लिखे हुए हैं कि हमने किस किस चीज़ से इसको प्रिपेयर कर, कौन से मेथड यूज़ करेंगे। नंबर 1 इज़ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन किस चीज़ में हो सकती है? हमने पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, उनमें हाइड्रोजन और ऐड हो सकती है। हाइड्रोजिनेशन के मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब ये किस चीज़ में ऐड हो सकती हैं? ज़ाहिर है कि जिसमें अनसैचुरेशन होगी। तो अनसैचुरेशन किस में होती है? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। तो इसके लिए हम कोई भी पहला रिएक्शन हम किसी जनरल कंपाउंड के साथ करते हैं, फिर किसी स्पेसिफिक। जनरल का मतलब है कि यहाँ हम नाम नहीं लिखेंगे कि ये कौन सा है। R का मतलब एनी अल्काइल ग्रुप, कार्बन 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 डबल बॉन्ड, और ये CH2। अब इसको आप कोई नेम नहीं दे सकते इसलिए कि आपने
आर लिखा हुआ है, आर तो कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, इसलिए आप इसको नेम भी जनरल देंगे अल्कीन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन। तो एक डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएगा और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, आर सी। एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन पहले इसके साथ है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक इधर, आपके पास आ जाएगा आर CH2CH3। तो ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम एरो के ऊपर लिखते हैं जिनको हम कहते हैं कि कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस, यानी कि ये रिएक्शन किन कंडीशंस में हो सकता है। तो इसकी कंडीशंस क्या है कि इसमें हम निकल यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। व्हाट इज़ कैटलिस्ट? कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता बट स्पीड अप द रिएक्शन, और इसमें टेम्परेचर हम 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। तो यानी कि ये कंडीशंस हैं हाई टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो रहा, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। और अब हम इसका, ये हमने जनरल रिएक्शन लिखा है, तो अब हम इसका एक स्पेसिफिक लिखेंगे, यानी जिसे हम नेम दे सकें। आपको पता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या कहते हैं, ईथीन। अब ईथीन में हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, हाइड्रोजन, और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। यही कंडीशंस आ जाएंगी, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और ये हाइड्रोजन एक एटम इधर ऐड हो जाएगा। ये दो एटम्स है ना एक मॉलिक्यूल में, यानी एक डबल बॉन्ड में एक मॉलिक्यूल ऐड होता है। अब हमारे पास आ जाएगा CH3। अब ये क्या है, ये ईथीन, ये क्या था, ईथीन, और ये क्या है, ईथेन। यानी कि हम अल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास अल्कीन से अल्केन बन गया। अब यहाँ देखें, अल्कीन से ये क्या बना है, अल्केन। ये इसका जनरल रिएक्शन है, और ये इसका स्पेसिफिक का मतलब कि नेम दिया है हमने उसको, ये ईथीन से ईथेन बना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन। और इसमें अब थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है कि हम निकल की बजाय प्लैटिनम या प्लेडियम कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनसे क्या होगा कि प्लैटिनम एंड प्लेडियम कैटलिस्ट दे आर एक्सपेंसिव। तो अब इनके लिए ज़ाहिर है ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें जो हम रिएक्शंस करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, उसमें यूज़ नहीं करते। जो हम स्मॉल स्केल पे करते हैं उसमें हम कॉस्टली चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें उनकी थोड़ी अमाउंट चाहिए होती है। तो इसमें हम अगर हम प्लेडियम या प्लेटिनम यूज़ करते हैं तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। इसमें हमें 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ा था, और ये वाला रिएक्शन अगर हम ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो सकता है। तो अब इसमें इंडस्ट्रियल इसकी क्या एप्लीकेशन है, आई थिंक पता होगा आप सबको कि वेजिटेबल ऑयल से हम क्या बनाते हैं, वेजिटेबल घी। अब वेजिटेबल ऑयल क्या है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और उसमें जब आप हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्या है कि वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन तो क्या बनाता है, वेजिटेबल घी। तो ये इसका इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रेपरेशन है, यानी कि इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका, कि हम इसको इंडस्ट्री में क्या इसका यूज़ है हाइड्रोजिनेशन का, कि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं। अब एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर बता देंगे। अभी आप सिंपली ये देख लें कि इसमें इस तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, तो जब आप उसमें हाइड्रोजन, जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे और वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उस वक्त हम जो एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होगा, ये सोचें कि इसमें निकल यूज़ करेंगे या प्लैटिनम एंड प्लेडियम यूज़ करेंगे। तो ये था हाइड्रोजिनेशन। अब इसकी सेकंड प्रेपरेशन है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स क्या होते हैं, आपने अब ये जो आगे सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं ये आपने
प्रीवियस चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं तो उसमें सारे आएंगे। आपने अल्काइल हैलाइड पढ़ा है। सबसे पहले तो हम इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे ना। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला रिएक्शन हम जनरल लिखते हैं R के साथ X। अब R फॉर अल्काइल एंड X फॉर हैलाइड। अल्काइल कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास इसमें R की जगह आप मिथाइल लिख लें, ये मिथाइल अल्काइल ग्रुप है ना। और X की जगह पे आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर होगा कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपने करना है जिंक के साथ, और इसमें ऐड क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। तो ये आप जब रिएक्शन करेंगे तो फिर आपके अब यहाँ पे भी एसिड जो आपने लिखना है वो जनरल लिखेंगे। जैसे आप लिखते हैं HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब आपने यहाँ ये हैलोजन के से है ना, इसलिए आप अब यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं HX, और जब वो आयोनाइज होगा तो वो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म, एक्वस फॉर्म का मतलब ये है कि वाटर में जब हम एसिड को ऐड करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है ना। तो इस तरह ये हमारे पास है कि अल्काइल हैलाइड से जब हमने एल्केन्स बनाने हैं तो कैसे रिएक्शन करना है, अल्काइल हैलाइड प्लस जिंक प्लस एक्वस एसिड, यानी आयोनाइज्ड फॉर्म में एसिड। तो अब आप देखें कि ये क्या बनाता है, R के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा और ये बनाएगा RH। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अल्केन का जनरल फार्मूला इस तरह लिखते हैं RH। तो ये एल्केन बन गया, और ये जो जिंक है इसके साथ ये X जो है, और इधर से ये वाला X मिलके बना देते हैं ZnX2। तो इसे हम क्या कहेंगे, जिंक हैलाइड। नाम नहीं हम अभी इसको दे सकते कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, हम इसे कहेंगे दिस इज जिंक हैलाइड। तो ये हमने इसका जनरल रिएक्शन लिखा है। अब हमने इसका रिएक्शन जो है वो लिखते हैं इसके नेम के साथ। यहाँ हमने मिथाइल आयोडाइड ले लिया, ठीक है। जिंक सब में यूज़ होगा, प्लस जिंक प्लस जो हम यहाँ आयोडाइड लेंगे या क्लोराइड लेंगे या ब्रोमाइड लेंगे, वही हम प्रेफरेबली एसिड भी वही लेते हैं। जैसे H, अब ये नहीं लेंगे कि हम HCl ले लें, यहाँ हमने आयोडाइड लिया है तो हम हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, वो आयोनाइज होके ये दोनों आयंस बनाएगा। और अब हमारे पास क्या बनेगा, CH3H। इसका नेम क्या है, CH3H का मीथेन, और प्लस इसमें क्या बनेगा, ZnI2। अब ZnI2 क्या है, जिंक आयोडाइड। उसमें हमने कहा था जिंक हैलाइड, इसमें हमने क्या कहा है कि जिंक आयोडाइड। अब इसमें हम कोई बड़ा भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, जैसे आप लिखें CH3 CH2 CH3। ज़रूरी नहीं कि टर्मिनल पे ही हैलाइड हो, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर ये इस कार्बन के साथ है तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, 1 2 3 4 नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ना आपने, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 1 2 3 4 ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन आपने करना है जिंक के साथ। अगर हमने यहाँ ब्रोमाइड लिया है 2 ब्रोमो ब्यूटेन यानी कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो फिर हम इसके साथ एसिड भी कौन सा लेंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो वो आयोनाइज होकर बना देगा हाइड्रोजन आयन एंड ब्रोमाइड आयन, ठीक है। तो अब हमारे पास रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या आएगा, ये ऐसे होता है ना कि ये वाला रिप्लेस हो जाता है, इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाता है। अब हमारे पास ये रिप्लेस होगा तो इसकी जगह हाइड्रोजन आएगा, तो हमारे पास आएगा CH3 CH2 CH था ना, एक हाइड्रोजन और ये हट गया, इसकी जगह हाइड्रोजन आ गया और CH3। आप इसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ CH2 कर दें, एक ही बात है। ये हमारे पास ब्यूटेन, हम अल्केन की प्रेपरेशन कर रहे हैं ना, ये आपने जहन में रखना है
कि जो प्रोडक्ट में चीज़ आएगी वो अल्केन होगी। रिएक्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजिनेशन में अल्कीन्स को लिया था, इसमें हमने अल्काइल हैलाइड्स को लिया है। ये जनरल रिएक्शन है और ये हमने उसके बाय नेम रिएक्शन किए हैं। तो हमारे पास यहाँ आएगा जिंक ब्रोमाइड ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमने प्रेपरेशन किससे की है? अल्काइल हैलाइड से। अब ये सारे रिएक्शंस आपने अच्छी तरह से लिख के याद करने हैं, अच्छी तरह से समझ लें। और इसको जब आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो फिर आपको पढ़ने से अच्छी समझ भी आ जाएगी, और जब आप लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी। तो याद करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको लिखें। बगैर लिखे अब देख के कहेंगे कि हमें ये आ गया है, तो देखने में लगेगा लेकिन आपको आएगा नहीं इस तरह से। अब थर्ड जो उसका है मेथड ऑफ प्रेपरेशन में, वो है डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब जैसे हम कहते हैं ना हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम इसमें डी लगा दें तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, डी हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये यहाँ है डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमारे पास है, जैसे R, ये भी आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डी कार्बोक्सिलेशन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें। तो हमारे पास क्या आएगा? अगर हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं तो RH के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, और ये जनरल एसिड का फार्मूला है, एसिड का जनरल फार्मूला है। अगर आप यहाँ पे CH3 लगा देते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड है। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से, मोनो का मतलब था कि जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये इस पूरे ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर उसमें दो होंगे तो हम उसे कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये भी डिफरेंट हो सकते हैं, आगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। इस वक्त हमारा काम क्या है कि हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। ये मैंने आपको इसका बेसिक जो बताया है कि इसमें होगा क्या। तो हमने कंपाउंड अब क्या लेंगे? एसिड उतने रिएक्टिव नहीं होते जितने उनके सॉल्ट रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए हमने किसी भी एसिड का सॉल्ट ले लेना है। RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पे अगर आप कोई मेटल लगा देते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन था ना, उसको हटा के, तो ये इसका सोडियम कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट। और आपने इसका रिएक्शन करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विकलाइम। ये इन दोनों को जब आप आपस में इनका मिक्सचर बनाते हैं ना, तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड को सोक कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, फिर उसको ड्राई कर लें, तो इसका नेम होता है सोडा लाइम। क्या कहते हैं इसको? सोडा लाइम। तो इसमें यानी आप रिएक्शन को किसको करना है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपके पास क्या आएगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये R किसके साथ अटैच हो जाएगा? H के साथ, यानी अल्केन बनेगा। अब ये वाला सोडियम और ये वाला सोडियम Na2, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होनी थी, CO2 ये हो गया, और ये वाला O मिलके बना देंगे CO3। एंड यू नो ये कंपाउंड क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और ये हाइड्रोजन जो है वो इस R के साथ आ जाता है। तो ये क्या चीज़ है? इसको हम क्या कहेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कहेंगे फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ गई है? तो अब हम इसके लिए कोई भी और लिख सकते हैं, जो जिस तरह हम पहले भी जनरल लिखते हैं, इसकी जगह फिर कोई और। अभी मैंने एसिटिक एसिड लिखा था ना, तो अगर आप लिखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
ONA। अब ये क्या होगा, अगर तो ये ऐसे था तो हमने इसे कहा था एसिटिक एसिड, कॉमन नेम था। ये हमने IUPAC नेम नहीं दिया था। एसिटिक एसिड भी कॉमन, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एसिटम से है, लैटिन वर्ड से। तो लैटिन वर्ड से तो ये, अब इसमें 1 2 3 कार्बन हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड। रिएक्शन आपने किस चीज़ से करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, ये देखें कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, CH3 CH2 और इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, जब आप इन्हें इकट्ठा करते हैं तो आपके पास क्या आप इसे लिख सकते हैं, CH3 यानी कि ये ईथेन बन गया है आपके पास, ईथेन। ठीक है, उसमें जो चीज़ बनी थी उसे हम अल्केन कहेंगे सिर्फ, क्योंकि उसका नेम नहीं दे सकते, ये जनरल है। तो अब इसमें ये ईथेन बना है, प्लस क्या बनेगा, 2 सोडियम्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये वाली मिलके क्या चीज़ बना देगी, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमने जनरल रिएक्शन किया है। ये हमने एक कंपाउंड के साथ किया जिसे कहते हैं सोडियम प्रोपायोनेट, 3 कार्बन वाले कंपाउंड को जैसे प्रोपेन कहते हैं ना, लेकिन ये चूंकि कॉमन नेम है इसलिए प्रोपायोनिक एसिड कहते हैं इसको। तो ये हमने इसका किया है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। तो अब इसमें हमारे पास हमने 2 दफ़ा लिखा है इसको, ये डी कार्बोक्सिलेशन के साथ भी नंबर 3 है और कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के साथ भी नंबर 3 लिखा है, क्योंकि ये भी सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से ही ये रिएक्शन भी करते हैं। अब ये समझ लें कि ये अगर A पार्ट है तो ये इसका B पार्ट है। तो कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो सॉल्ट कौन सा लेना है, क्या चीज़ लेनी है, RC≡OONA ले लें। यहाँ पे आप कोई भी मेटल आयन लगा सकते हैं, सोडियम लगा दें, पोटाशियम लगा दें। इसे हम क्या कहेंगे, पोटाशियम कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सी इसलिए कि हम नेम ये जनरल है R, इसलिए कुछ और नहीं कहेंगे एसीटेट वगैरह। तो ये पोटाशियम कार्बोक्सिलेट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी, तो इसका मतलब है वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। और हमारे पास हम बनाना क्या चाह रहे हैं, अल्केन्स। ये जहन में रखा करें हर वक्त जब हम जिस चीज़ की प्रेपरेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में वही चीज़ आनी चाहिए। अब यहाँ से प्रोपेन कैसे आएगी, एक R ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स हम इसके लें तो हमारे पास R और R आपस में यूनाइट हो जाएंगे, R एंड R यानी 2 अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, अल्केन। 2 अल्काइल ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। अब तो हमने 2 लिखा है शुरू में, तो इसलिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। और इसमें क्या बनेगा, 2 पोटाशियम है और यहाँ से 2 हाइड्रोक्साइड्स आ जाएंगे, तो प्लस क्या बन जाएगा, 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स और ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ भी हम क्योंकि हमने 2 लिया है मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ भी 2 लेंगे वाटर के भी। तो ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है। अब हमने इसका कोई स्पेसिफिक रिएक्शन लिखना है, यानी उसका नेम लिखें। तो हम अगर हमने यहाँ लिखा है CH3C≡OOK, अब इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो ये एसिटिक एसिड था। ठीक है, तो जब आप इसको हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह कोई पॉजिटिव आयन मेटल आयन लगा देते हैं तो ये है पोटाशियम एसीटेट। सॉल्ट का ऐसे ही नेम आता है ना, सोडियम एसीटेट। तो अगर आपको समझ ना आ रही हो तो इसके लिए सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे आपके पास होता है HCl, तो आप इसका जब H हटा के उसकी जगह कोई मेटल आयन लगा देते हैं, सोडियम या पोटाशियम, तो ये सॉल्ट बन जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास है पोटाशियम एसीटेट, 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे इसमें प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अब बनाएं कि प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास
सबसे पहले तो ये दो आपस में यूनाइट हो जाएंगे, CH3 CH3। जैसे वहाँ था R एंड R, तो हमने एल्केन कहा था क्योंकि ये जनरल है। अब CH3 CH3 दो आपस में अटैच होते हैं, तो आपको पता है इसको हम कहते हैं ईथेन। ये पीछे भी हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है। ईथेन बन जाएगा, बाकी चीज़ें उसी तरह बनेंगी। 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे, प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने इसका रिएक्शन जनरल किया और ये हमने इसका स्पेसिफिक नेम के साथ किया है। अब हमने इसका मैकेनिज़्म देखना है। हर एक जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं ना, हम इसको अभी सिंपल वे में पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इसका मैकेनिज़्म देखें तो वो बड़ा लंबा चौड़ा मैकेनिज़्म होता है। ये हर एक एटम को हमने बताना होता है, ये इधर से इधर आ गया, ये इधर से इधर आ गया। लेकिन हर एक का मैकेनिज़्म जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इस तरह वो बहुत ज़्यादा उसकी एलेबोरेशन हो जाती है, वो मुश्किल है आपके लिए अभी समझना। लेकिन इसका कुछ चीज़ों का लेकिन फिर भी हम मैकेनिज़्म पढ़ते हैं ताकि आपको पता तो चले कि हमने रिएक्शन को ने होना किस तरह से है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है कि सबसे पहले आपने क्या लिया था, इसी एग्जाम्पल को लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O ये लिया था ना, और इसके साथ वाटर। तो जब हमने इसको किया है वाटर में के साथ इसका हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे एरो के ऊपर भी लिख लें तो एक ही बात है। जब भी आप किसी सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो आपको पता है कि वो आयोनाइज हो जाता है। तो ये भी, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो ये आयोनाइज होके क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटेट हो गया। अगर हम इस, जैसे मैंने शुरू में उसके बताया था कि 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ताकि 2 कार्बन हमारे पास आ जाएं, तो इसमें फिर हमने क्या बताना है कि इसमें 2 एसीटेट आयंस बन जाएंगे प्लस 2 पोटाशियम आयंस बन। जैसे ये Cl होता तो ये K होता, तो जैसे पोटाशियम क्लोराइड हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी। तो ये एसीटेट आयन ये आयोनाइज होके, और ये पोटाशियम, इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अलग-अलग हो गए हैं। आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिटिक सेल यूज़ करते हैं, और फिर उसमें एनोड एंड कैथोड होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो। तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसकी तरफ कौन सी आयन जाएंगे अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव आयंस। अब हमारे पास नेगेटिव आयंस कौन से हैं, एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, 2 हमारे पास ये थे। अब ये क्या, इसमें से हर एक ये जो आयन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चूंकि 2 हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल, एक मॉल आयन में से, एक दूसरे आयन में से। आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O के ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज था ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक इसमें से निकल गया है तो एक रह गया है। अब ये 2 हैं तो दो ही साथ इलेक्ट्रॉन और इसमें से रिमूव होंगे। आपको पता है ना कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। O एंड A से याद रखें ताकि आपको आगे भी याद रहे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, एंड ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो चीज़ आप हाइड्रोजन के लिए कहते हैं वही आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन है। तो ये एनोड पे ये ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप ये हुआ है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, एसीटेट। अब इसको फ्री रेडिकल कहेंगे, एसीटेट फ्री रेडिकल, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए हैं। ये हमारा पहला स्टेप था, यानी पहला ये हुआ है कि आयोनाइज हो गया है। इसमें से हमने अभी ये यूज़ किया है, ये हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये जहन में रखें। अब हमने
एसीटेट आयन को लेके एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन निकल आया है। क्योंकि दो थे आयन्स इसलिए दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक में से और एक दूसरे में से। तो अब तीसरा इसका क्या होगा कि ये अब जहन में रखें, हमारे पास एसीटेट फ्री रेडिकल आ गया है। ये सेकंड वाला मैं रब कर रही हूँ। अब थर्ड क्या आएगा, CH3 डबल बॉन्ड O के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज नहीं है, अब O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहेंगे एसीटेट फ्री रेडिकल। अब ये एसीटेट फ्री रेडिकल जो है ये स्प्लिट अप हो जाएगा। किस तरह से कि ये बॉन्ड इसका ब्रेक होगा। ऐसे होता है ना, एक बॉन्ड ब्रेक हो तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक तरफ नेगेटिव। ये आम उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिसको हम हेट्रोलिटिक फिशन कहते हैं, यानी कि डिफरेंट, यानी एक ही तरीके से दोनों बॉन्ड जो इस तरह नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले और एक ये, इसको होमोलिटिक कहते हैं, यानी दोनों एटम्स जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, दो मिथाइल फ्री रेडिकल्स। ये देखें ना, ये बॉन्ड ब्रेक होके एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा और एक इसके ऊपर। अब ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन था, ये और ये इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना, और ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। तो हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स थे, तो ये भी 2 बने हैं और ये भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने फर्स्ट कंप्लीट रिएक्शन लिखा था तो उसमें हमने यही बताया था ना कि इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये जो एसीटेट वो इथाइल, अब ये कौन से बने हैं, जो ये रेडिकल्स बने हैं, मिथाइल रेडिकल्स, ठीक है। अब ये 2 मिथाइल रेडिकल्स आपस में ज्वाइन हों तो क्या बनाएंगे, CH3 यानी ईथेन। और हम क्या प्रिपेयर करना चाह रहे थे, अल्केन। तो ये ईथेन अल्केन है ना, तो ये हमारे पास ईथेन की प्रेपरेशन हो गई है। किस तरह से ये यूनाइट होते हैं ये भी जहन में रखें कि आप इसको लिखते वक्त इस तरह भी लिख सकते हैं। ये CH3, ये साइड इधर +2 है ना, प्लस CH3। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में यूनाइट हो जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये ईथेन, ठीक है। अब हमारे पास इसका तो कंप्लीट हो गया। ये ऐसे जो हमने एसीटेट आयन से शुरू किया, फिर वो रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, फिर वो मिथाइल रेडिकल बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई। तो अब हमारे पास रिएक्शन एनोड पे कंप्लीट हो गया है। अब हमने कैथोड का रिएक्शन करना है। अब कैथोड, अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, उसका ऑपोजिट होगा। अब कैथोड पे क्या चीज़ होती है, वाटर। वाटर जो है स्प्लिट अप होके क्या बनाता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। जिस तरह उसमें हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स इसके हम लेते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे एंड 2 हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है ना। तो ये तो हमने आयोनाइजेशन लिख दी है वाटर की। अब हमारे पास कैथोड पे जो रिडक्शन होनी है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस में एडिशन हो सकती है, ये हाइड्रोजन में, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन आयंस में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब इसमें, अब आपके पास पूरे रिएक्शन में बचा क्या है, एक ये हाइड्रोक्सिल आयंस और एक ये पोटाशियम आयंस। मैंने कहा था ना ये बचे हुए। तो अब ये 2 पोटाशियम प्लस 2 हाइड्रोक्सिल, ये मिलके क्या बना देंगे, 2 पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन में यही चीज़ें बनी थी ना। एक आपके पास बना ईथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब वो हमने रिएक्शन यहाँ से साथ साथ रिमूव कर दिए हैं, लेकिन जब हम लिख रहे थे तो आपको सारा समझ आ रहा था ना कि ये रिएक्शन इस तरह से आपने किया है। तो ये है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक
मेथड जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हुई है और हमारे पास अल्केन की प्रेपरेशन हुई है। अब इस मेथड में हर जैसे मेथड में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और कुछ उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। अब इसमें क्या है कि डीकार्बोक्सिलेशन वाले मेथड में जो आप ये करते हैं इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में सिमेट्रिकल एल्केन्स बन सकती हैं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जैसे मैं कहा था ना कि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, देखें 2 R है, RR CH3 CH3। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें। अगर हम ये कंपाउंड लेते CH3 CH2 वाला तो वो भी जब 2 यूनाइट होते तो इधर भी CH2 CH3 आ जाता है। और यहाँ से ब्रेक करें सिमेट्रिकल का मतलब है दोनों साइड्स पे एक जैसा अगर आ जाए, एक जैसे ही पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। अगर ऐसे होता कि ये CH2 CH3 होता तो आप देखें ना ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये 2 एटम्स हैं और इधर 3 एटम्स हैं, ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो इसलिए कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स हम बना सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम 2 बना सकते हैं, 2 कार्बन वाला कंपाउंड, 4 वाला बना सकते हैं, 6 वाला बना सकते हैं, 8 वाला, लेकिन हम 3 नहीं बना सकते, ना हम 5 बना सकते हैं, ना हम 7। ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा साइड प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें ज़्यादा साइड प्रोडक्ट्स बने वो भी रिएक्शन उसकी सेपरेशन वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जिन रिएक्शन में कम साइड प्रोडक्ट्स आती हैं वो ज़्यादा इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइल हैलाइड्स से हमने बनाया अल्केन्स को, और डीकार्बोक्सिलेशन की है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से लिख के आपने याद करना है और इंशाल्लाह आपको अच्छा ये याद भी हो जाएगा, लेकिन लिखना शर्त है। इसको हर रिएक्शन को कम से कम 5 दफ़ा लिखेंगे आप लोग। अब इसमें जो नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अब इसमें नेक्स्ट हम करेंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप्स में। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, अभी आपने किया था कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसमें क्या होता है RC डबल बॉन्ड O और OH, ये होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ H है तो ये हैं एल्डिहाइड्स, और अगर यहाँ पे है RC डबल बॉन्ड O और इधर भी R है तो इसको हम कहते हैं कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 तरह के कंपाउंड्स आते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। एल्डिहाइड्स कब हैं, यानी इसका मतलब है कि ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है, 2 वैलेंसी साइड्स पे हैं, C डबल बॉन्ड। एक साइड पे अगर अल्काइल है और एक पे कम से कम एक साइड पे हाइड्रोजन का होना मस्ट है, फिर वो एल्डिहाइड्स होंगे। और अगर दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स हैं तो उसको हम कीटोन्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये जहन में रखें। तो ये हम डिस्कस करते हैं इसके बाद कि हमने क्या इसको करना है, कि किस तरीके से हमने इससे अल्कीन को बनाना है।